इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान वर्ष 1850 से 1950 के बीच इन 100 वर्षों में स्वीडन की प्रति व्यक्ति आय 526% बढ़ गई, अमेरिका की 417%, ब्रिटेन की 198%, जापान की 182% और जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय में 172% की वृद्धि हुई, जबकि इन देशों की तुलना में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 100 साल में सिर्फ 4% बढ़ी। यानी ब्रिटेन ही वो देश है जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के पर काटकर अपने पास रख लिए। लेकिन फिर भी हमारे देश में अंग्रेजी शासन को लेकर नफरत की बजाय, नाराजगी की बजाय एक आकर्षण देखने को मिलता है। हम उनके गुलाम रहे, फिर भी आज भी उन्हें सलाम करना चाहते हैं। ब्रिटेन के एक मशहूर अर्थशास्त्री जिनका नाम है एंगस मैडिसन, उन्होंने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमी मिलेनियम पर्सपेक्टिव एंड हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहली शताब्दी में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस समय दुनिया में भारत का जीडीपी शेयर 32.9% था, यानी पूरी दुनिया में जितना उत्पादन हो रहा था उसके 32% से ज्यादा हिस्से पर भारत का कब्जा था। भारत, ये वो दौर था जब हम सोने की चिड़िया थे। उस समय भारत की एक बहुत बड़ी आबादी विकास में अपना योगदान दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और भारत पर अरब, अफगानिस्तान और टर्की के हमलावरों ने आक्रमण किया, उसके बाद भारत की पूरी अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी। आप देखिए, इस चार्ट को जब आप देखेंगे तो आप काली पट्टी पर जो भारत का प्रदर्शन है उसे आप देख पाएंगे। भारत कैसे 32.9% से शुरू हुआ और घटते घटते आज हम 1950 में 4.2% पर आ गए। इस ग्राफ में भारत के जीडीपी शेयर पर गौर कीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे भारत का जीडीपी शेयर दुनिया में कम होता चला गया। मुगलों के समय भारत का जीडीपी शेयर 22% रह गया था और जब अंग्रेज आए तब हमारा जीडीपी शेयर 200 वर्षों में 24% से गिरकर सिर्फ 4.2% पर आ गया था। सोचिए, जब अंग्रेज आए थे तब 24% था और जब गए तो 4.2% रह गया। यानी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे जो देश एक जमाने में गरीब देश होते थे वो अमीर हो गए और भारत अमीर देश होने के बाद गरीब देशों की श्रेणी में चला गया। हालांकि आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है। हम उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था 277 लाख करोड़ रुपए की है और ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम थे सिर्फ 75 वर्ष पहले, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे 253 लाख करोड़ रुपए की है। यानी हमने उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले पर पीछे छोड़ दिया और यह काम करने में हमें 75 वर्ष लगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी से कुछ वर्ष पहले ही हमारे देश के नेताओं को समझ में आ गया था कि अंग्रेज भारत छोड़कर आखिरकार जाने ही वाले हैं। इसलिए इन नेताओं के मन में अंग्रेजों के प्रति कभी वो नफरत नहीं दिखाई दी जो नफरत हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के आंखों में देखी थी। उदाहरण के लिए, आजादी से पहले वर्ष 1942 से 1945 के बीच जब अंग्रेजों की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से संयुक्त बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और इसकी वजह से 30 लाख लोग मर गए, तब महात्मा गांधी ने इन लोगों की मौत पर अंग्रेजों से कभी कोई कड़वे सवाल नहीं पूछे और इसका विरोध भी नहीं किया। इस अकाल के दौरान 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसे समाप्त कराने के लिए अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। तब इनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे। यानी जब बंगाल में लोग भूख से मर रहे थे तब ये सभी नेता या तो जेल में थे या इन्हें किसी और जगह पर नजरबंद किया हुआ था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले देश को बंगाल की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी थी और महात्मा गांधी भी बंगाल के हालात से अच्छी तरह परिचित थे और वो चाहते तो जेल में रहते हुए भी बंगाल के लोगों की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार पर दबाव बना सकते थे, भूख हड़ताल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। महात्मा गांधी ने इस अकाल के समय 1943 में 10 फरवरी से 3 मार्च तक 21 दिन की भूख हड़ताल तो की, लेकिन यह हड़ताल अंग्रेज सरकार द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थी। और मई 1944 में जब महात्मा गांधी को उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से बिना शर्त जेल से रिहा किया गया, तब भी वो बंगाल नहीं गए। हकीकत यह है कि हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने अंग्रेजों से आजादी के लिए संघर्ष तो किया, लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से कभी नफरत नहीं की, उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी।
और गुलामी के बाद भी वो अंग्रेजों को सलामी देते रहे।